गाजा में इजराइल का फिर कोहराम। आईडीएफ के हमलों की जद में आई चर्च। सिविलियन पर बरसा आईडीएफ का बारूद। गाजा में कत्लेआम पर भड़के ट्रंप। गाजा में तबाही का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। सीरिया में भयानक बमबारी करने के बाद गाजा एक बार फिर आईडीएफ के निशाने पर आ गया है। इन नए हमलों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार इजराइल के हमलों में गाजा की चर्च निशाना बनी है। यही वजह है कि कैथोलिक चर्च पर हुए इस धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। दीर अल बलाह में मौजूद हॉली फैमिली चर्च गाजा की इकलौता कैथोलिक चर्च थी जो इजरायली टैंक शैली की चपेट में आ गई। इस चर्च में बुजुर्ग, महिलाएं और विकलांग लोग शरण लिए हुए थे। खबर है कि इजराइल के इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें चर्च के पादरी फादर गैब्रियल रोमानेली भी शामिल हैं। यही वजह है कि कैथोलिक चर्च ग्रुप ने भी इस हमले की निंदा की है। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त चर्च में 600 लोग मौजूद थे। ربنا يحط السلام ويهدي القادة السياسيين اللي بفوضوا هذه القرارات الصعبة انهم يلتفتوا للآلام الإنسانية ولهذا الفقد ولهذا الموت. وقفنا اليوم في دفن المواطن سعد سلامة وهو حارس للكنيسة ولمخيم النزوح، والسيدة المربية فمية عياد وهي ناظرة مدرسة ومربية أجيال كانوا خارجين من صلاتهم وبعد ذلك تم استهدافهم الموضوع। गाजा में सिविलियन पर हुए इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू एक बार फिर दुनिया के गुस्से का सामना कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा इस हमले के बाद से हाई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक ट्रंप इस हमले के बाद से बहुत ज्यादा गुस्से में है। दावा किया जा रहा है कि गाजा पर हुए इस ताजा हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के इस हमले को मानवता पर कलंक बताया है। Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President. खबर तो ये भी है कि इस दौरान नेतन्याहू की तरफ से गलती को माना गया है और दुनिया को जांच का भरोसा दिलाया गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों में इजराइल की सेना ने गाजा पर अपने हमलों को तेज कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि 17 जुलाई को ही गाजा के अस्पतालों में 94 शव लाए गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 56 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि अब तक इस युद्ध में 58,667 लोग मारे जा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इजराइल के इन हमलों की वजह से गाजा में हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि हर दिन इजरायली हमले में गाजा के स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और अब चर्च को भी निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी सिविलियन पर हो रहे इन हमलों को लेकर बेंयामिन नेतन्याहू को टारगेट किया है। जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स हैंडल पर लिखा, इजराइल के गाजा में हमलों ने होली फैमिली चर्च को भी निशाना बनाया। महीनों से नागरिकों पर किए जा रहे ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। कोई भी सैन्य कार्रवाई इस व्यवहार को सही नहीं ठहरा सकती। जंग की शुरुआत से ही इजराइल के प्रधानमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना के टारगेट पर सिर्फ आतंकी ठिकाने हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि इजराइल की इस बमबारी में बेहिसाब आम लोगों की भी मौत हुई है। यानी इस जंग की कीमत सीधे तौर पर
आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। और इस बार जिस तरह से इजरायली बारूद की इज्जत में चर्च आया है, उसने दुनिया के बहुत बड़े धड़े को इजराइल के खिलाफ भड़का दिया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि वेटिकन सिटी की तरफ से इसे सैन्य हमला बताया है। पोप लियो की तरफ से इस हमले को लेकर शोक व्यक्त किया गया है। जिस चर्च पर यह हमला हुआ है, उस चर्च को दिवंगत पोप फ्रांसिस के साथ निकटता के लिए जाना जाता है, क्योंकि पोप फ्रांसिस युद्ध के दौरान इस चर्च के समुदाय के साथ फोन पर संपर्क में रहते थे। वे चर्च के पादरी और वहां शरण ले रहे लोगों से बात करते थे ताकि उनकी स्थिति का जायजा ले सके और उनका हौसला बढ़ा सके। ये चर्च गाजा के छोटे ईसाई समुदाय लगभग 1000 लोगों के लिए एक बेहद अहम शेल्टर हाउस था। यानी इजराइल इस हमले के बाद से बुरी तरह घिर गया है, क्योंकि इस बार हमला गाजा में चर्च पर हुआ है, जिसका असर ये हो सकता है कि बेंयामिन नेतन्याहू को पश्चिम से जो समर्थन हासिल हो रहा है, उस समर्थन में कमी आ सकती है और नेतन्याहू सरकार पर सीज फायर का दबाव बनाया जा सकता है। بنعيش منذ ما يقارب عامين من حالة تجويع ونقص العلاج ونقص الدواء والاستهداف المتكرر والموت المتكرر، وأن هذا الشعب أن يتنسم عبير السلام والراحة، وأن يقف كل من يناصر حقوق الإنسان ويناصر قضية شعبنا في ظل وقف هذا البطش وهذه الآلية العسكرية التي لا تفرق بين مدني وعسكري وتستهدف كل مكان। वैसे गाजा के चर्च पर हमला अकेला मामला नहीं है। पिछले 6 महीनों में कई मस्जिदें, स्कूल और संयुक्त राष्ट्र के कैंप भी मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक युद्ध के नियम बताते हैं कि धार्मिक स्थलों और मानवाधिकार आश्रयों को निशाना बनाना युद्ध अपराध है। वेटिकन, यूएन और यूरोपीय यूनियन ने एक सुर में इन हमलों की निंदा की है और तुरंत संघर्ष विराम की मांग की है। इस बीच सीरिया में सीज फायर के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सीरिया को लेकर अपनी नीति साफ कर दी है। सीरिया पर सीरियल धमाकों के कुछ घंटों बाद इजराइल के पीएम की तरफ से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने सीरिया को लेकर भविष्य की रणनीति का नक्शा भी खींच दिया, जिसके मुताबिक दमिश्क के दक्षिणी इलाके को पूरी तरह असैन्य बनाया, जिसमें गोलान हाइट से लेकर ड्रूज पर्वत तक शामिल है। ड्रूज समुदाय की रक्षा करना शामिल है। इस दौरान नेतन्याहू ने यह भी कहा कि दमिश्क शासन की तरफ से लगातार उन बातों का उल्लंघन किया गया जो इजराइल के लिस्ट में शामिल है। सीरिया ने अपनी सेना को दमिश्क के दक्षिण भेजा, उस जगह जिस जगह को असैन्य होना चाहिए था। यही इस दौरान नेतन्याहू ने सीरिया सरकार पर ड्रूज लोगों के नरसंहार का भी आरोप लगाया और सीरियाई सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल इन हालात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो ये भी है कि इजराइल इस वक्त गाजा, सीरिया, लेबनान और रेड सी 4 भौगोलिक मोर्चों पर एक साथ सैन्य अभियान चला रहा है। तो क्या ये सिर्फ सैन्य ताकत का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ा इंटेलिजेंस ड्रिवन, डिप्लोमेटिक, शील्डेड और टेक्नोलॉजिकल प्लान है? इसे समझने के लिए इजराइल की ताकत को भी समझना होगा। सबसे पहले इजराइल की ताकत की बुनियाद है आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स, जो हाईटेक और सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम से लैस है। ये सेना सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि डेटा, साइबर इंटेलिजेंस और एआई संचालित टारगेटिंग सिस्टम से लैस है। यूनिट 8200 नामक इजराइल का साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस विंग रियल टाइम में चारों मोर्चों से सटीक डेटा खंगालती है। यानी अगर गाजा में हमास का टनल सिस्टम ट्रैक हो रहा है तो उसी समय सीरिया में इलिशिया की मूवमेंट भी मॉनिटर की जा रही होती है। दूसरी वजह है इजराइल की अत्याधुनिक एयरफोर्स और उसकी लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी। 2025 तक इजराइल के पास 100 से ज्यादा F-35 स्टेल्थ जेट्स हैं, जो एक ही मिशन में 2 से 3 थिएटर में ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। सीरिया में दमिश्क के ठिकानों को टारगेट करने के कुछ ही घंटों बाद वहीं स्क्वाड्रन गाजा पर हमले को अंजाम दे सकता है, वो भी बिना रिफ्यूलिंग के। अब आते हैं तीसरी और सबसे अहम कड़ी पर, डिप्लोमेटिक कवर। अमेरिका से मिलने वाले लगातार सैन्य समर्थन, अरब देशों से कोल्ड पीस और रूस ईरान सीरिया एक्सिस की कमजोरी का फायदा उठाकर इजराइल इस वक्त खुद को पूरी तरह खुला महसूस कर रहा है।
ट्रंप प्रशासन के आने के बाद वॉशिंगटन की चुप्पी अब तक के सबसे बड़े टेक्टिकल फ्रीडम में बदल चुकी है। यही वजह है कि गाजा में नरसंहार के बाद भी अमेरिका की तरफ से इजराइल के खिलाफ बेहद संतुलित प्रतिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता रहा है। About Gaza, mostly Gaza right now. He's been very unfairly treated. I think what they've done to him in Israel is very unfair, having to do with this trial. I think, he's a wartime prime minister, had an unbelievable outcome, and I think he's been treated very unfairly. But he's coming over later. We're going to be talking about, I would say, almost exclusively Gaza. We got to get that solved. Gaza is a tragedy. It's a tragedy. And he wants to get it solved, and I want to get it solved, and I think the other side wants to get it solved. और अब आपको दिखाते हैं वो चौथी वजह जो इजराइल को लाल सागर में ताकत देती है और यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चेबंदी में मदद करती है। दरअसल रेड सी मोर्चे पर इजराइल ने अपनी खास नेवी यूनिट शाइटेड 13 को फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी में सीक्रेट मिशन पर लगाया है। इसका मकसद है ईरान के ड्रोन और हूती विद्रोहियों की मिसाइलों को रोकना। इसके लिए इजराइल ने अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर एक सुरक्षा गठबंधन बनाया है जिसे कहा जाता है रेड सी शील्ड अलायंस। कहा जाता है इस पूरे ऑपरेशन का कमांड सेंटर इजराइल के हाफिया नेवल बेस से चलाया जा रहा है। यानी इजराइल अब रेड सी में भी एक्टिव होकर अपने दुश्मनों को रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। उधर के लेबनान मोर्चे पर भी इजराइल ने 2024 से एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है। इसके अलावा आयरन बीम जैसा लेजर डिफेंस सिस्टम अब बॉर्डर पर एक्टिव कर दिया गया है जो छोटे रॉकेट्स को हवा में ही तबाह कर देता है। लेकिन जंग के इस ताने बाने के बीच सबसे बड़ी कहानी यही है कि गाजा की धरती जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, आज वहां सिर्फ बारूद की गंध है। वो चर्च जो कभी प्रार्थना और शांति का घर था, आज मलबे में दबे हुए चीखते इंसानों का कब्रिस्तान बन गया है। और इस बार कहानी सिर्फ गाजा की नहीं है, इस बार सवाल पूरी मानवता का है, क्योंकि जब युद्ध चर्च तक पहुंच जाए तो वो सिर्फ युद्ध नहीं, तबाही की संस्कृति बन जाती है। भले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इसे गलती से हुआ हमला बता रहे हैं, लेकिन वो लोग थक चुके हैं, टूट रहे हैं, जो इन हमलों का शिकार हो रहे हैं, जिनकी आंखों के सामने उनके परिवार खत्म हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, वेटिकन का शोक, यूएन की चेतावनी और इटली का गुस्सा, सब यही कहते हैं कि अब बहुत हो चुका। ये सिर्फ गाजा का मामला नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की चेतावनी है। और सवाल तो ये भी कि क्या ये युद्ध वाकई सुरक्षा के नाम पर है या फिर ये वो खेल है जहां बारूद से भूगोल बदला जा रहा है।